दुल्हन के जोड़े में एक लड़की सड़क पर भागे जा रही थी और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। वह लड़की बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। तभी वह भागते हुए एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है। वह गुंडे जो कि उसके पीछे लगे हुए थे, और जब वह लड़की इधर ना मिली तो वह वहां से जाने लगते हैं। तभी उधर से उस गाड़ी का ड्राइवर आ रहा होता है और उस गुंडों से टकरा जाता है और वह कहने लगा, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है? क्या कैसे चल रहे हो? और वह इतनी रात को तो ड्राइवर कहने लगा, माफ़ करना, मैंने देखा नहीं और मैं ज़रा जल्दी में हूँ। इतना कह कर के वह ड्राइवर गाड़ी में जा कर के बैठ जाता है। तभी पीछे से वह लड़की जो कि दुल्हन के जोड़े में थी, वह भी उस गाड़ी के डिक्की में पीछे बैठ जाती है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी एक हवेली के बाहर रुकती है जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे और वह गाड़ी पार्क करके ड्राइवर वहां से चला जाता है और हवेली के बाहर बने सर्वेंट क्वार्टर में गया। लड़की गाड़ी में ही बैठी रही और सोचती रही कि कैसे निकलूं, क्या करूं। वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह डिक्की के दरवाजे को थोड़ा ऊपर कर वहाँ का नज़ारा देखने की कोशिश करने रही थी। इतने में ही एक बॉडीगार्ड आया और उस गाड़ी के दरवाजे को चारों तरफ से लॉक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ इसी हवेली में खूब जोरों शोरों से पार्टी चल रही होती है। लोग खाने पीने में मग्न थे और एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे थे। कोई एक दूसरे से अपनी जान पहचान बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर आर्यन और भारती चुपचाप खड़े थे। उनके होठों पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं था, ना ही चेहरे पर कोई खुशी थी। अपनी सालगिरह को लेकर के ऐसा लग रहा था कि वह बस वहां पर खड़े होकर के लोगों से मिलने की फॉर्मेलिटी निभा रहे हों। लोग आ रहे थे और उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे, जिस पर आर्यन ने अपना सर हिला देता था तो वहीं भारती हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्ते कर सर झुका करके उन्हें पैर छू लेती थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वह बस शांति से खड़ी हुई थी। हालांकि उनके कानों में लोगों की आवाज़ पड़ रही थी। यह क्या देख करके आर्यन सर ने इस लड़की से शादी की? आई मीन्स इस लड़की का और उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ यार, सही कह रहा है। वहाँ 2-3 आर्यन के ऑफिस के लड़के बात कर रहे होते हैं कि कहाँ हमारे आर्यन सर इतने हॉट हैंडसम, हर लड़की के ड्रीम बॉय, और कहाँ यह लड़की, जस्ट लुक एट हर। ना तो इसकी शक्ल अच्छी है और ना ही इसका फिगर, पूरी वफैलो लग रही है। मैं तो कुआरा मर जाऊं पर ऐसी लड़की से कभी भी शादी ना करूं। तभी एक और तीसरा लड़का वहां पर आता है और कहता है, अरे सर ने इस लड़की से खुद से शादी नहीं की है, वह तो उसके पापा ने उस पर प्रेशर डाला हुआ था। दरअसल यह उनके दोस्त की बेटी है। शादी वाले दिन जब इनकी शादी हो रही थी तो वह लड़का इस लड़की को देखकर इसे रिजेक्ट करके चला गया था, जिस वजह से आर्यन सर के पापा ने अपने दोस्त को बदनामी से बचाने के लिए इस लड़की की शादी आर्यन सर से करा दी है, वरना तो सर इस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहते। और उधर वह लड़की गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह निकल नहीं पाती है क्योंकि वह डिक्की भी लॉक हो चुका था। फिर वह कोशिश करती रही लेकिन वह उसे खोल नहीं पा रही थी। अब उसे डर लगने लगा था कि अब इस कार में ही बंद रहेगी। और तभी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा था। तभी कि एक आंटी टाइप की एक मोटी सी लड़की इस गाड़ी के आगे आती है। बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी, उसे बस रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसके पीछे एक आदमी भी आया हुआ था और कहता है कि भारती, यहाँ आकर के क्या नौटंकी कर रही हो? अंदर पार्टी चल रहा है, तुम्हें कौन बोला है कि यहाँ बाहर आओ? वह लड़की कहने लगी, मुझे घुटन हो रही है आर्यन वहाँ पर, इसीलिए मैं वहाँ से बाहर आ गई हूँ। यह लड़की और लड़का कोई और नहीं बल्कि हस्बैंड वाइफ थे, जो कि इसकी सालगिरह थी और वह आर्यन होता है। और भारती और आर्यन कहता है कि हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम क्यों नहीं मान रही हो? हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। यह सुनकर भारती कहने लगी, अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊँगी तो मेरे घर वाले पूरी तरह से टूट जाएंगे, क्योंकि मेरा घर बर्बाद होता हुआ मेरे घर वालों को जरा भी मंजूर नहीं है। तभी आर्यन कहने लगता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? यह सुनकर के भारती कहने लगती है कि जाहिर सी बात है, मुझसे प्यार नहीं करते हो तो इसका मतलब कि किसी और से प्यार करते हो। आर्यन कहने लगा, मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता
करता। मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं, वह सिर्फ टेंशन देती है और मुझे टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर के भारती अपना पैर पटक करके अंदर चली जाती है। वहीं आर्यन अपना सिगरेट जलाने लगता है और जैसे ही पहले कस लेता है कि उसे गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज़ आती है और वह उस आवाज़ का पीछा करता हुआ देखता है कि कार के डिक्की से आवाज़ आ रही थी। वहाँ डिक्की ऊपर उठाया और देखा तो उसमें से लड़की बेहोश पड़ी थी। वह उस लड़की को उठाकर पीछे के दरवाजे से अपने कमरे में लेकर गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वह उठ नहीं रही थी क्योंकि वह बहुत देर तक उस कार के डिक्की में बंद होने के कारण से बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में दिक्कत हुई थी और वह खाना भी नहीं खाई थी। इस वजह से वह उठ नहीं रही थी। आर्यन बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हो गया था। वह फ़ौरन से अपने असिस्टेंट को बोला और वह डॉक्टर के साथ कुछ ही देर में वह पीछे के दरवाजे से डॉक्टर को फ़ौरन लेकर आया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बोला ज़्यादा देर तक यह गाड़ी में बंद होने के कारण इन्हें फ्रेश और ताज़ी हवा नहीं मिली है, इसीलिए इनकी यह हालत हुई है। इतना कह करके डॉक्टर चेकअप करने के बाद कुछ देर में ही उसे होश आ जाएगा और उसका असिस्टेंट डॉक्टर को साथ लेकर चला गया। आर्यन सोचने लगा यह लड़की कौन हो सकती है, कहाँ से आई है और यह गाड़ी में क्या कर रही थी। इतना सोच कर के वह वहाँ से चला जाता है। यह गाड़ी में क्या कर रही थी, इतना सोचकर वह वहाँ से चला जाता है पार्टी में। उधर तब तक पार्टी के बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं। तभी वह अपने कमरे में आता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है, अपने दुपट्टे को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी वह पीछे से उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे कि वह लड़की यानी कि प्रतिज्ञा डर जाती है और वह फ़ौरन से पीछे पलटकर देखती है। देखते ही वह तो वही इंसान है जो कि उस भारती नाम के लड़की से बातें कर रहा था और उसका नाम आर्यन है। क्योंकि भारती से और आर्यन से जब बातें हो रही थी तो वह दोनों एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। अचानक आर्यन को देख करके डर जाती है और कहने लगती है अगर मेरा यह दुपट्टा नहीं फंसता तो यह इंसान नहीं आता। वह पूरी तरह से डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके लबों पर बस प्लीज़ मुझे मारना मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ, वहाँ आंखें बंद करे हुए बस बड़बड़ाई जा रही थी और आर्यन बस उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वह तो अपने आप को बिल्कुल भी भूल चुका था। उसके चेहरे पर वह खो सा गया था। कुछ देर बाद प्रतिज्ञा को एहसास हुआ कि दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है और वह जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें सीधा जाकर के आर्यन की आंखों से टकरा जाती है, जैसे कि गहरी नशीली आंखों से देख रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए पूछा कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। और तभी प्रतिज्ञा ने डरते हुए कहा वह मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे, वही बचने के लिए मैं इस गाड़ी में बैठ गई थी और फिर यहाँ तक आ गई थी। मैं कब से निकलने की कोशिश कर रही थी पर यह भारी भरकम लहंगे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बेहद ही सुर्ख हो चुकी थी और होठ काफ़ी सूख चुके थे। तभी आर्यन ने प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम जैसे लड़कियों के चाल अच्छे से समझता हूँ। तुम लोग अमीर लड़के देखते नहीं कि फंसाने के लिए निकल पड़ते हो। तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है या फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं। आर्यन इसके आगे कुछ कहता कि तभी प्रतिज्ञा बोली नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है और ना ही मैं पैसे की वजह से यहाँ पर आई हूँ। मैं तो अपनी शादी से भागकर यहाँ पर आई हूँ और मैं अपनी पूरे रास्ते मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए थे और मेरे घर के ही बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे, इसीलिए आपकी गाड़ी दिखाई दी रुकी हुई तो मैं उसके डिक्की में बैठ गई। वह गाड़ी सीधे इसी मेंशन में आकर रुक गई। यह कहते हुए वह बेहद ही रोने लगी थी। तभी आर्यन दूसरी तरफ जाकर के सिगरेट का कस लगाते हुए बोला तुम अपनी शादी से क्यों भागकर आई हो। वह सिगरेट का धुआं दूसरी तरफ निकाल करके उसके करीब जाता है। आर्यन तभी प्रतिज्ञा बेहद ही चुप हो जाती है तो कुछ सोचते हुए अगर मैं इसे नहीं बताऊंगी तो शायद यह फिर से मुझ पर शक करेगा। यह सोच करके प्रतिज्ञा बोली मेरे अंकल मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे और मैं शादी करना नहीं चाहती थी, इसी वजह से इस बात को कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। तभी प्रतिज्ञा को सोचते हुए आप मुझसे शादी कर लीजिए, आपको आपकी बीवी से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे शादी से, और उसकी कुछ दिन बाद आप मुझे भले ही छोड़ सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रतिज्ञा अचानक से यह बात बोल चुकी थी कि दूसरी तरफ से आर्यन उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। सिगरेट को कस लेते हुए बोला मुझे देखकर अब तुम्हारी भी नीयत बदल चुकी है, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है, ऐसे ही एक शादी से पीछा छुटा रहा हूँ और अब तुम कह रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तभी प्रतिज्ञा हाथ जोड़ते हुए बोली प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। वैसे भी जो अभी इस वक्त वह मैडम आई हुई थी आपने तो उन्हें डिवोर्स देने का
का फ़ैसला कर लिया है और आप तो उन्हें उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। फिर कोई परेशानी भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, बस किसी कमरे के कोने में चुपचाप से बैठी रहूँगी। प्रतिज्ञा की बात सुनते ही आर्यन प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? जो तुम दिन दहाड़े सपने देख रही हो कि मैं राह चलते हुए कोई भी शख्स लग रहा हूँ क्या, कि किसी भी सड़क छाप लड़की से मैं शादी कर लूँ? मेरा स्टेटस, मेरा नाम भी जानती हो तुम, और यह जानती हो कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ? कुछ भी नहीं जानती ना मेरे बारे में। मेरा नाम आर्यन प्रताप मल्होत्रा है। और तुम कौन हो? आर्यन इसके आगे कुछ कहता कि तभी प्रतिज्ञा अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मैं भी कोई राह चलती पागल लड़की नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंकल। तो वह कहते हुए चुप हो जाती है। तभी वह लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको अब प्रॉब्लम नहीं करूँगी। यह कहते हुए जैसे ही कदम आगे बढ़ाने वाली होती है कि आर्यन उसे दीवार से अचानक से लगा लेता है और कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पहले तुम अपना नाम और अपने खानदान का नाम बताओ, क्या है? तुम्हारे पिता का नाम? कहाँ से आई हो? अपने ऊपर आर्यन की पकड़ को महसूस करते हुए प्रतिज्ञा के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। तभी वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, मैं रायजादे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस नाम को सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक डेविल से स्माइल आ जाती है। वह प्रतिज्ञा से दूर होते हुए बोला, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रतिज्ञा यह सुनते ही बोली, अभी तो तुमने बोला था कि मुझसे शादी नहीं करने वाले हो, और फिर अचानक से मेरे ख़ानदान के बारे में जानने के बाद इस शादी में इंटरेस्ट होने लगी। और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या पता तुम मुझे वापस उन्हीं के पास भेज दो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह कहते हुए प्रतिज्ञा जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाती है कि तभी आर्यन प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ के उसे अपने बेहद करीब कर लेता है और उसके कमर पर हाथ रखकर और भी बेहद करीब कर लेता है और उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिराने लगा था। और तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी मोहतरमा, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। तुम आर्यन मल्होत्रा के हवेली में हो, यहाँ से अब तुम बचकर भी नहीं निकल सकती हो। पर वैसे भी अगर तुम यहाँ से निकल गई तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अंकल तुम्हें छोड़ देगा? यह सुनते ही प्रतिज्ञा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, जब मैं वहाँ से भाग सकती हूँ तो यहाँ से भी भाग कर निकल सकती हूँ, और उससे मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। वह कहते हुए गुस्से में आर्यन की आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी। उसे आर्यन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जिसे देखकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। आज पहली बार कोई लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे इस तरीके से बात कर रही थी। आर्यन ने तुरंत उसे खींचकर अपने और बेहद करीब कर लिया और उसके कमर पर अपनी पकड़ और भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। उसके कानों में धीरे से बोला, अब तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, और मैं यहाँ से बचकर जाने दूंगा भी नहीं। इतना कान खोलकर तुम सुन लो, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम सीधे तरीके से हाँ नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरा तरीका भी अपनाना जानता हूँ। उसके फेस पर एक साइकाइट्रिस्ट वे में स्माइल आ गई थी। प्रतिज्ञा आर्यन की तरफ देखकर बोली, मेरा तो शादी करने का एक ही रीज़न था, लेकिन अब आप क्यों इतनी जिद कर रहे हो कि आपको मुझसे शादी करनी ही है? अब आपको क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है कि मुझसे शादी करने के पीछे आपका कोई मकसद है। यह सुनते ही आर्यन ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाते हुए बोला, फ़िलहाल मुझे शादी नहीं करना था, लेकिन अब तुम जब मेरे कमरे तक आ ही गई हो तो मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकता हूँ। यह कहते हुए उसने प्रतिज्ञा के हाथों को अपने हाथों में बड़े जोर के पकड़ लिया था। और वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के अंकल बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की शादी होने वाली थी और वह वहाँ से भाग चुकी थी, क्योंकि अपने अंकल के खिलाफ नहीं जा सकती थी। वह अपनी शादी के लिए ना नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वह वहाँ से भाग गई थी। उसके पापा उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। वह अपनी माँ के साथ, बल्कि अंकल का घर नहीं, उसके पापा का ही घर था। अंकल उसके सारे बिजनेस को संभालते थे, बल्कि यह कहे कि उसके अंकल यानी कि उसके पापा के भाई अंडरवर्ल्ड के गलत कामों में फंसे हुए थे। उसके चाचा यही चाहते थे कि उनके दोस्त के बेटे से प्रतिज्ञा की शादी हो जाए, क्योंकि वह भी उसी बिजनेस में करता था। लेकिन वह था निहायती घटिया गंदा इंसान। उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं था। उसकी नज़रों में प्रतिज्ञा के लिए हैवानियत भरा हुआ था और यह साफ प्रतिज्ञा देख चुकी थी, इसीलिए वह शादी से भाग गई थी।
प्रतिज्ञा की माँ भी यही चाहती थी कि प्रतिज्ञा उस लड़के से शादी न करे और वह भागकर सही की थी और वह यही सोच रही थी कि वह यहाँ ना आए तो अच्छा है। वही उसके अंकल गुस्से से अपनी गन एक आदमी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुम्हें प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने एक काम भी ढंग से नहीं हो पाया। तभी वह आदमी बोला, बॉस मैं सच कह रहा हूँ, मैं मैडम को ढूंढने की कोशिश किया था लेकिन वह हमें नहीं मिली। लगता है कि मैडम, इसके आगे वह कुछ कहता कि तभी मिस्टर डीजे अपनी गन उस आदमी पर शूट कर दिया। एक पल में ही वह जमीन पर गिरकर मर चुका था। आसपास के सभी बॉडीगार्ड्स यह देख करके अंदर ही अंदर कांपने लगे थे कि मिस्टर डीजे उन लोगों को भी न मार दे। और फिर वह सोफे पर बैठ गया। प्रतिज्ञा की माँ भी वहीं बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई थी और वह भी सोचने लगी थी कि इस जालिमों के हाथ मेरी बेटी ना ही लगे तो अच्छा है। अच्छा हुआ कि यह वहाँ से निकल गई। मिस्टर डीजे बोला, भाभी क्या आपको प्रतिज्ञा कुछ बता कर गई है? प्रतिज्ञा की माँ कहने लगी, अगर मुझे बता कर भी गई होती तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि यह नरक है और वह नरक से निकल चुकी है। बहुत अच्छा की है यहाँ से वह चली गई है। यह बात सुनकर के मिस्टर डीजे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। तभी मिस्टर डीजे का असिस्टेंट और विक्रम सिंह जो कि प्रतिज्ञा का शादी करने वाला था, वह दोनों जाकर के कहने लगे कि मिस्टर डीजे मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं प्रतिज्ञा को ढूंढकर आपके कदमों में लाकर रखूंगा। प्रतिज्ञा हमसे बचकर कहीं दूर नहीं जा सकती है, जहां भी होगी मैं उसे आपके पास लेकर आ जाऊंगा। यह सुनते ही मिस्टर डीजे की आंखें लाल हो जाती है और वह फिर कहता है तेज आवाज़ में, जाओ जाकर चप्पा चप्पा शहर के छान मारो। प्रतिज्ञा कैसे भी करके चाहिए मुझे। अगर उसने खुदकुशी भी की होगी तो मुझे उसकी लाश भी ला कर दो, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। एक बार फिर से सभी लोग प्रतिज्ञा की तलाश में निकल चुके थे। इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लोग प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए निकले थे। दूसरी तरफ मल्होत्रा की हवेली के अंदर एक पंडित जी को बुलाया गया था जो कि मंत्र पढ़े जा रहे थे। प्रतिज्ञा को नहीं मालूम था कि यह आर्यन मल्होत्रा है। एक बार फिर से दुल्हन बनकर मंडप पर बैठी हुई थी। उसे बस डर यही था कि उसके अंकल यहाँ पर अपने आदमियों को न भेज दे या फिर ना आ जाए, उसे यहाँ से लेकर न चले जाए। इसी वजह से वह चाहती थी कि जल्द से जल्द शादी खत्म हो जाए और वह आर्यन की पत्नी बन जाए। अगर वह किसी और की पत्नी बन जाएगी तो कोई भी उसकी ज़बरदस्ती शादी उस नीच निहायती मक्कार विक्रम से शादी नहीं करवाएगा। कुछ देर बाद आर्यन एक दूल्हे की शेरवानी पहन करके मंडप पर आ गया था। वहीं दूर आर्यन की पहली बीवी यह सब कुछ देख रही, अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। यह सोचकर कि वह बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रही थी। जिस आर्यन को लड़कियों से इतनी एलर्जी है, वह कैसे एक रात में ही आई हुई लड़की के साथ शादी रचा रहा है। उसने तो कितनी बार आर्यन के करीब जाने की भी कोशिश की। आर्यन तो उसे छूना तो दूर उसके तरफ पलटकर देखता भी नहीं था। यह सोचकर के भारती को प्रतिज्ञा पर बेहद ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था। उसे जलन होने लगी थी, उसे नफरत होने लगी थी। कुछ देर बाद शादी कंप्लीट हो जाती है। तभी आर्यन प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ के भारती के सामने जाता है और वह प्रतिज्ञा की तरफ देखकर, यह है मेरी नई नवेली दुल्हन मिसेज प्रतिज्ञा मल्होत्रा और आज से मेरी पत्नी यही कहलाएगी। यह सुनते ही दूसरी तरफ से भारती बोली, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मैं हूँ। तभी आर्यन बोला, तुम फिर से भूल रही हो, कुछ देर पहले ही मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। चुपचाप उस पेपर पर तुम भी साइन कर देना, नहीं तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं। यह कहते हुए आर्यन गुस्से भरी नज़रों से भारती को देखता है। तभी भारती बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आखिर मुझसे क्या कमी रह चुकी थी। यह कहते हुए वह जैसे उसके करीब बढ़ने वाली थी कि तभी आर्यन तेज आवाज़ में बोला, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर इस बार तुम मेरे करीब आई तो आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा, मुझे खुद ही नहीं मालूम। यह कहते हुए उसका लहजा बहुत तेज था। आर्यन को तो भारती बहुत पहले से जानती थी कि कितना कड़क है और अब प्रतिज्ञा भी बहुत ज़्यादा डरने लगी थी अंदर से कि यह बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है। प्रतिज्ञा इस बात से अनजान थी कि उसके शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। वह तो इस वक्त बहुत खुश थी। वह अपने अंकल के दोस्त के लड़के से शादी करने से बच गई थी, लेकिन इस शादी का क्या जो कि आर्यन से कर चुकी थी। इस खेल में फंसा हुआ था, जिस खेल में प्रतिज्ञा के अंकल थे, उसके अंकल अंडरवर्ल्ड के काले कारनामों को अंजाम दिया करते थे। आर्यन भी उसी का हिस्सा था, लेकिन उन दोनों में कट्टर की दुश्मनी चल रही थी। आर्यन जब जान गया कि प्रतिज्ञा वही रायजादा डीजे की भतीजी है तो उसने फौरन से प्रतिज्ञा से शादी कर ली थी। भारती यह जान चुकी थी कि अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो भारती वहाँ से चली गई। अब अपने एक दोस्त के यहाँ रहने लगी थी। वह दोस्त उसका कोई और नहीं है
बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी। इस बारे में आर्यन बहुत पहले से जानता था। यह भारती अच्छी बिल्कुल नहीं थी, वह बहुत लड़कों के साथ कनेक्शन रखती थी। वह तो पैसों के लिए आर्यन के साथ थी। प्रतिज्ञा दुल्हन के रूप में आर्यन के कमरे में बैठी आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। आर्यन उसे बदला लेना था। प्रतिज्ञा को बहुत तेज भूख लगी थी। आर्यन के आते ही प्रतिज्ञा कहने लगी, आर्यन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आर्यन यह सुनकर के बोला, अच्छा तुम्हें भूख लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। वह अपने सर्वेंट को बोलता है, सर्वेंट खाना लेकर आती है तो प्रतिज्ञा खाना को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि खाने में ऐसा था जो कि वह कभी खाना तो दूर की बात है वह देखी तक नहीं थी। वह बस सूखी रोटी और साग था, जैसे कि जेल में चोरों बदमाशों को दिया जाता था। यह देख करके प्रतिज्ञा पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और कहने लगी, आर्यन तुमने यह क्या किया, मैं यह सब कुछ खाऊंगी। आर्यन बड़ी आंखें करते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ महारानी बनाकर रखूँगा? मैं तो बस तुम्हारे अंकल से बदला लेना चाहता था, तुमसे शादी किया, वरना तुम जैसी लड़कियों से शादी तो क्या मैं तुम्हें देखना भी गवारा नहीं समझता हूँ, समझी तुम? क्योंकि तुम्हारे अंकल डीजे से मेरी कट्टर की दुश्मनी है और वही दुश्मनी मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा। तब उस डीजे को मालूम होगा कि दूसरों को मारने का क्या नतीजा होता है। इतना सुनकर के प्रतिज्ञा पूरी तरह से कांप उठी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वह उस खाना को नहीं खाई, आधी रात को दबे पांव बाहर निकल जाती है। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि किचन किस तरफ मौजूद है, लेकिन वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किचन को ढूंढने लगती है कि तभी उसे दूसरी तरफ किचन नजर आता है। उसे देख करके उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह तेज़ी से कदम बढ़ाती हुई जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें से बहुत सारे खाने की चीज़ें पड़ी थी, जिसे देख करके उसके मुंह में पानी आने लगा था। बिना पलक झपकाए तुरंत उसने खाना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ पर चुपके चुपके आर्यन आता है और उसे यूँ खाता हुआ देख करके स्माइल करने लगा था। प्रतिज्ञा इस वक्त बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रही थी और उसे यूँ देख करके आर्यन भी जहाँ था वैसे ही फ्रीज हो चुका था और उसे खाने को छोड़ दिया था। उस वक्त उसके अंकल की दुश्मनी भी भूल चुका था। जैसे कि प्रतिज्ञा खा कर के उठती है तो देखती है कि पीछे आर्यन खड़ा है। आर्यन ने उसके बाजू पकड़ लिया और बोला, अभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहने लगी, कुछ नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तभी आर्यन उसके बेहद करीब आया और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, यह तुम्हारा घर नहीं है, यह मेरा हवेली है, जो तुम चाहोगी वह बिल्कुल नहीं होगा। तभी आर्यन कुछ कहता है कि प्रतिज्ञा बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बस भूख लगी थी। तभी आर्यन उस गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा कमरे में लेकर जाता है और बिस्तर पर पटकते हुए बोला, मुझसे शादी हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस घर की महारानी बन चुकी हो। अब से तुम मेरी इजाज़त के बिना एक पल सांस भी नहीं ले सकती हो। खबरदार, तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो प्रतिज्ञा बोली, लेकिन मुझे भूख लगी थी, इसी वजह से आर्यन करने लगा तो मैं वह खाना दिया गया था, तुम्हें खा लेना चाहिए था और मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा बल्कि तड़पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बहुत ही खास जानी दुश्मन की बेटी हो। प्रतिज्ञा के पूरे होश उड़ चुके थे। यह सुनने की आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। मतलब कि आपने जानबूझकर फिर से मुझसे शादी की है। प्रतिज्ञा को मालूम था कि उसका अंकल बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है और उसकी कई लोगों के साथ दुश्मनी भी है और दुश्मनी के मामले में कोई भी किसी को छोड़ता नहीं है और यह बात अच्छे से जानती थी। वह रोते हुए चुपचाप से मासूम की तरह सोने की कोशिश करने लगी थी और आज सारा दिन उसके साथ क्या क्या हुआ है और यही कुछ सोचे जा रही थी। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग चुकी थी। सुबह प्रतिज्ञा को अपने बॉडी पर किसी का भारी भरकम हाथ और पैर महसूस हुआ था। प्रतिज्ञा ने जैसे ही हाथ की तरफ देखते हुए उस शख्स को देखा तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि इस वक्त आर्यन शर्टलेस उसके बगल में सो रहा था। प्रतिज्ञा उठते हुए दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। प्रतिज्ञा की हरकत पर आर्यन की आंखें भी खुल चुकी थी। वह प्रतिज्ञा की तरफ देख करके बोला, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारा पति नहीं बल्कि कोई जानी दुश्मन हूँ। यह कहते हुए वह जोरों से हंसने लगा था। प्रतिज्ञा डर के मारे दूर जाने वाली थी कि तभी आर्यन उसे अपने बेहद करीब खींच लेता है और उसके कमर पर हाथ रखकर सहलाने लगा था। प्रतिज्ञा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप दूर रहिए, आप एक गुंडे हैं, आप एक गंदे इंसान हैं, आपने धोखे के साथ मुझसे शादी की है, आपने मुझे अपनी हकीकत नहीं बताई थी। प्रतिज्ञा गुस्से से यही कुछ बोले जा रही थी कि तभी आर्यन उसका चेहरा अपने हाथों में दबोच लेता है और तेज लहजे में बोलता है, खबरदार, जो एक शब्द भी बोला तो अपनी औकात में रहकर बात करो। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। यह कहते हुए वह प्रतिज्ञा को जोर से बिस्तर पर पटक देता है। अभी प्रतिज्ञा अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि बोली, आप सब लोग एक जैसे ही एकदम से गंदे इंसान हैं। औरत की कोई फीलिंग्स की पड़ी ही नहीं है आप लोगों को।
तभी आर्यन उसके होठों की तरफ देख रहा होता है जो कि हल्के लाल होते हैं और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और जैसे ही उसे अपने तरफ कदम बढ़ाने लगा कि तभी प्रतिज्ञा अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेती है और बोली, तुम बेशक मेरे पति बन चुके हो लेकिन मैं आपको कभी भी वह हक नहीं दूंगी और आप मुझसे ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की यह बात सुनकर के आर्यन डेविल हंसी हंसा और वह प्रतिज्ञा के चेहरे को अपने तरफ कर दिया और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इनकार करने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी प्रतिज्ञा बोली, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। प्रतिज्ञा की बात का ना जवाब देते हुए आर्यन उसके बेहद नज़दीक आ रहा था और प्रतिज्ञा की धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी थी। धीरे धीरे प्रतिज्ञा के गले की तरफ बढ़ते हुए, कल तुमने मेरा एक रूप देखा है, अब मैं तुम्हें अपना दूसरा रूप दिखाऊंगा जो शायद अब तक किसी ने भी नहीं देखा होगा। यह कहते हुए वह एक साइकियाट्रिस्ट अंदाज में बोला, प्लीज़ आप मेरे अंकल की किए की सज़ा मुझे मत दीजिए। मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल के साथ क्या दुश्मनी है लेकिन मैं, यह कहते हुए वह खूब ज़ोरों से रोने लगी थी। आर्यन यह देख कर के बोला, तुम ऐसे रो रही हो जैसे कि कोई छोटी बच्ची हो, तुम पर मेरा पूरा अधिकार है। यह कहते हुए वह प्रतिज्ञा को बॉडी पर अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग करने लगा था और धीरे धीरे उसे अपने आगोश में लेने लगा था। प्रतिज्ञा जो सिर्फ अभी 21 साल की थी वह बिस्तर की चादर को कसकर पकड़े हुए थी लेकिन आर्यन उस पर बहुत ज़्यादा ही प्यार से हावी हो रहा था। आर्यन की गर्म सांसें प्रतिज्ञा को बेहद महसूस हो रही थी और उसे बहुत ज़्यादा ही पेन भी हो रहा था और वह कह रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। दोनों के बीच वह सब कुछ हो रहा होता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। हालांकि प्रतिज्ञा ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन आर्यन की वह पकड़ से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही थी क्योंकि आर्यन बहुत ही ज़्यादा हट्टा कट्टा नौजवान था। आखिर उसकी पकड़ से एक दुबली पतली लड़की कैसे निकल सकती है। हालांकि आर्यन भारती के करीब बिल्कुल भी नहीं गया था। भारती से शादी वह अपने पापा के जिद पर किया था। वह भारती को कभी अपने पास भी भटकने नहीं दिया था। अब वह चाहता था कि प्रतिज्ञा अब इस घर को उसका वारिस दे, यानी कि उसका नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा हो। उसे प्रतिज्ञा से बिल्कुल भी कोई प्यार नहीं था क्योंकि वह सिर्फ उसके दुश्मन की बेटी थी। प्रतिज्ञा आर्यन की सख्त हरकत पर बेहद ही नाराज थी। पहली नज़र में ही उसे आर्यन बहुत ज़्यादा ही नेक इंसान लगा था जो उसकी मदद कर रहा था, जो उसे उसके अंकल जैसे हैवानियत भरा इंसान से बचा रहा था। लेकिन यह तभी मुमकिन था जब वह आर्यन को उसके पूरे हवाले कर देती और उसके नाम के पीछे मल्होत्रा का टाइटल लग जाता। आर्यन जो एक जग्गू गैंग से जाना जाता था, वही इस वक्त प्रतिज्ञा को बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। यह देखकर के आर्यन बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ गया था। इस लड़की को अचानक हो क्या गया और वह प्रतिज्ञा को उठाया और वॉशरूम में लेकर गया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर चालू कर दिया। शावर के पानी से प्रतिज्ञा पूरा भीग चुकी थी और उसकी बॉडी सफ़ेद यूं ही साफ दिखाई दे रहा था। इस वक्त फिर से आर्यन अपने आप को रोक नहीं पाया और प्रतिज्ञा के होठों पर इंटेंसली किस करने लगा था। वह बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट किस किए जा रहा था। इस वक्त प्रतिज्ञा बहुत ज़्यादा ही पेन में थी और वह कहने लगी, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, यह सब नहीं करो। लेकिन वह कहाँ मानने वाला था, वह सब अपने मर्जी का मालिक था। वह फिर से प्रतिज्ञा के साथ वही सब किया। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के अंकल बेहद गुस्से में आंखें लाल किए हुए चिल्लाए जा रहे थे कि मुझे कैसे भी करके प्रतिज्ञा को वापस ला कर दीजिए। मैं उसकी शादी उसी लड़के से करवाना चाहता हूँ क्योंकि विक्रम बहुत ज़्यादा ही जिद पर अड़ा हुआ था कि वह प्रतिज्ञा से ही शादी करेगा क्योंकि वह प्रतिज्ञा के कोमल मखमली मुलायम बॉडी पर अपनी मोहर लगाएगा। यह कहते हुए उसकी आंखें बेहद ही लाल हो चुकी थी। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के अंकल मिस्टर डीजे बोले, आपकी अमानत जरूर मिलेगी और वह मेरी बेटी है, मुझसे भाग कर जाएगी कहाँ। विक्रम बहुत ज़्यादा ही गंदा इंसान था। वह बहुत जाना माना क्रिमिनल था। वह कई बार जेल भी जा चुका था। हर एक लड़की पर उसकी नीयत खराब हो जाता था और वह लड़कियों को अपना निशाना बना लेता था। जब उसकी पहली मुलाकात प्रतिज्ञा से हुई थी, पहले ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठा था और उसे जिद कर लिया था कि वह प्रतिज्ञा को अपना बनाकर ही रहेगा। उसके बदले में उसने प्रतिज्ञा के चाचा मिस्टर डीजे को काफ़ी अच्छी खासी रकम दे चुका था। तभी भारती के बॉयफ्रेंड ने विक्रम को फ़ोन करके बता देता है कि प्रतिज्ञा इस वक्त आर्यन प्रताप के पास है क्योंकि वह आर्यन से बदला लेना चाहती थी। इतना सुनना था कि विक्रम पूरी तरह से गुस्से से तिलमिला उठा था और वह फ़ौरन से मिस्टर डीजे के साथ लेकर के आर्यन प्रताप के यहाँ चला जाता है।
आर्यन प्रताप अभी अपने कमरे में प्रतिज्ञा के साथ ही था। तभी एक सर्वेंट आया और बोला, सर कुछ लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। यह सुनकर के आर्यन बोला, मुझसे मिलने मेरे घर तक आ सकता है। वह जब हॉल में जाता है तो देखता है कि मिस्टर डीजे और विक्रम आए हुए हैं। मिस्टर डीजे को देख कर के आर्यन बोलता है, क्या बात है मिस्टर डीजे, आज दुश्मन के घर कैसे आना हुआ? इतना सुनकर मिस्टर डीजे आंखें लाल किए हुए बोले, आर्यन प्रताप तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मेरी भतीजी को अपने घर पर रखकर। इतना सुनते ही आर्यन तिरछी स्माइल करते हुए बोला, शायद आप बोल रहे हैं कि अब आपकी भतीजी मेरी पत्नी बन चुकी है, मैंने उसके साथ शादी कर लिया है। तभी विक्रम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बोला, वह मेरी होने वाली पत्नी है, वह मेरी है, सिर्फ मेरी। और वह बहुत ज़्यादा ही दांत पीसते हुए इस बात को बोल रहा था। तभी आर्यन बोला, जो तुम सोच रहे हो वह तो कभी हो ही नहीं सकता है अब, क्योंकि आर्यन प्रताप के रहते प्रतिज्ञा को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा नहीं रही, प्रतिज्ञा आर्यन प्रताप बन चुकी है। इतना सुनना था कि विक्रम पूरी तरह से बौखला गया था। उस पर भूत सवार हो चुका था कि सारे किए पर पानी फिर चुका था। वह प्रतिज्ञा को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। इतना सुनते ही वह दौड़ करके आर्यन के कमरे की तरफ भागा, जैसे कि प्रतिज्ञा वहां पर उससे मिल जाएगी। लेकिन वहां पर प्रतिज्ञा थी ही नहीं। आर्यन आने से पहले प्रतिज्ञा को एक बहुत ही सेफ कमरे में छिपा दिया था और वह रास्ता किचन की तरफ भी जाता है, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम ऐसा कुछ कर सकता है। क्योंकि आर्यन प्रताप विक्रम के बारे में सब कुछ जानता था कि वह कितना गंदा इंसान है, लड़कियों के साथ खेलना उसका नियत था और वह प्रतिज्ञा के साथ भी वही करने वाला था, उसके साथ खेलने वाला था। विक्रम हाथ मलते हुए फिर से वापस आ गया और कहने लगा, तुमने प्रतिज्ञा को कहाँ छुपा के रखा है? मेरे डर से। तभी आर्यन प्रताप कहने लगा, मैंने उसे छुपाया नहीं है, वह मेरी बीवी है। तभी आर्यन प्रताप प्रतिज्ञा को आवाज़ लगाता है, वह चाय लेकर के आ रही होती है। जैसे ही विक्रम प्रतिज्ञा को देखता है कि सच में प्रतिज्ञा शादी कर चुकी है, उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, वह प्रतिज्ञा के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा था। इतने में ही आर्यन प्रताप उसे हाथों से पकड़ कर के जोर से थप्पड़ लगाता है और उसे कॉलर से पकड़कर पंच पे पंच मारने लगा था। मिस्टर डीजे भी विक्रम की हैवानियत देख चुका था और वह पछता रहा था कि मैं क्या करना चाह रहा था, अपनी भतीजी को दूसरों के हवाले करने जा रहा था, जो कि इतना ही गंदा इंसान था। आर्यन प्रताप ने प्रतिज्ञा को अपने बाहों में भर लिया और प्रतिज्ञा पूरी तरह से डर चुकी थी। प्रतिज्ञा को डरा हुआ देखकर आर्यन कहने लगा, शांत हो जाओ वाइफी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना सुनकर के प्रतिज्ञा पूरी तरह से टेंशन फ्री हो गई थी। सच में आर्यन का चुनाव उसके लिए गलत नहीं था, आर्यन बिल्कुल सही इंसान है। आर्यन ने फिर से एक बार विक्रम को उसके सही जगह पर पहुंचा दिया, यानी कि जेल में। मिस्टर डीजे भी अपनी किए का भुगतान भुगतने लगे थे। वह भी जेल जा चुके थे, क्योंकि वह भी आर्यन के बहुत ही अजीज लोगों को जान से मार चुका था। जब यह सब कुछ प्रतिज्ञा जान गई तो वह भी अब आर्यन को समझने लगी थी। आर्यन अब प्रतिज्ञा को प्यार करने लगा था। फिर भी प्रतिज्ञा कहने लगी, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। आर्यन कहने लगा, नहीं वाइफी, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे लगा कि तुम भी उन लोगों के साथ रहते हुए उन जैसे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम उन लोगों से अलग हो, मासूम हो। इतना सुनकर प्रतिज्ञा आर्यन प्रताप के गले लग जाती है। आर्यन प्रताप के माँ को भी अपने यहाँ बुला लेता है और उसकी माँ भी रहने लगी थी। प्रतिज्ञा और आर्यन की यह प्यार भरी रात थी। वह दोनों एक पति पत्नी की तरह रात बिताई। प्रतिज्ञा बहुत खुश थी, जैसे उसे प्यार करने वाला चाहिए था उसे मिल चुका था। आर्यन भी प्रतिज्ञा को पाकर बहुत खुश था। वह पूरी रात अपने आगोश में लिए हुए प्रतिज्ञा के साथ प्यार भरा पल बिताया और कुछ ही महीने में उसे खुशखबरी भी मिल गई, वह बाप बनने वाला था। प्रतिज्ञा अब उसके पलकों पर रहने लगी थी। देखते ही देखते उसे बेटे को जन्म दिया। आर्यन प्रताप बहुत ज़्यादा ही खुश था। अब उसकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। यह थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।